Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Conference of Party number 29 of UNFCCC that was recently concluded in Baku, Azerbaijan. So this is going to be very important for upcoming prelims as well as mains. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं यूएनएफसीसीसी है क्या। बाकी तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता ही है। तो एक मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। इस कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है अर्थ समिट। यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किए गए। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस UNFCCC में फोकस रखा गया ऑन कर्बिंग द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके, उसके पेस को घटाया जा सके। साथ ही साथ 2 और इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन साइन हुए इंटरनेशनल कन्वेंशन UNCBD फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड UNCCD फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। तो उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। आज हम लोग फोकस कर रहे हैं UNFCCC के बारे में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो इसको फाइनलाइज किया गया एट अर्थ समिट 1992। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मेन मकसद था ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कर्ब करना ताकि ग्लोबल वार्मिंग के पेस को कम किया जा सके, रेट को कम किया जा सके। तो यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत वर्ल्ड कंट्रीज ने फैसला किया, जो भी इसके सिग्नेटरी मेंबर कंट्रीज थे, कि हम साल में एक बार मिलेंगे और उसको मीटिंग को कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जहाँ पे हम लोग क्लाइमेट चेंज से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। और इस तरीके से यूएनएफसीसीसी की पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बुलाई गई इन 1995 इन बर्लिन, जर्मनी। और यहाँ पे इस इमेज में मैंने इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हाईलाइट किए हैं। जो तीसरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी यूएनएफसीसीसी के अंदर, वो थी एट क्योटो इन जापान। तो ऑफ कोर्स 1995 में पहला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो तीसरा 1997 में होगा, दूसरा 1996 में होगा, बट दूसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तीसरे के बारे में ज़रा देखते हैं, क्योंकि क्योटो में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी इन 1997, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फाइनलाइज किया गया था जिसको नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया यूएनएफसीसी के अंदर, जिसको कहा जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इसी को कहते हैं पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। देखिए, इसके अंतर्गत क्या तय किया गया कि अभी तक जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुए हैं, जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके पीछे ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और अभी तक उन्होंने ही जब सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन किए हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज से हमारा मतलब है मेनली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस। तो इन देशों के कारण ज़्यादा अभी तक ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ है। साथ ही साथ ये ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं। तो इस कारण से इन देशों की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कर्ब करने में। तो यहीं से एक प्रिंसिपल अडॉप्ट हुआ, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एवरी मेंबर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ पार्ट ऑफ यूएनएफसीसीसी इज हैविंग कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्बिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। सबकी कॉमन जिम्मेदारी है, बट जिम्मेदारी का जो लेवल होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी की जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, और डेवलप्ड कंट्रीज की जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। दिस प्रिंसिपल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो प्रोटोकॉल। और इसी के अंतर्गत फिर तय किया गया कि कुछ 41 ऐसे देश रहेंगे जिनको कहा गया डेवलप्ड कंट्रीज, जिनको क्योटो प्रोटोकॉल के टेक्निकल भाषा में कहा गया NX1 कंट्रीज, जिनकी जिम्मेदारी थी बाइंडिंग तरीके से ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट डाउन करना। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी बाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना, जबकि बाकी जो देश हैं जिनको कहा गया नॉन एनेक्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल टेक्निकल टर्म्स, नॉन एनेक्स कंट्रीज की जिम्मेदारी बाइंडिंग तरीके से नहीं थी, उनकी वॉलेंट्री जिम्मेदारी थी।
तो नेचुरली पहले दिन से ही, जब से क्योटो प्रोटोकॉल फाइनलाइज हुआ, तब से ही कुछ डेवलप्ड कंट्रीज इसको अपोज करने लगे। उसमें सबसे आगे था अमेरिका। अमेरिका ने कभी भी क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया ही नहीं, और जब अमेरिका ने नहीं रेटिफाई किया तो फिर क्योटो प्रोटोकॉल ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्योटो प्रोटोकॉल को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3 में अडॉप्ट किया गया था, बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया सिंस 2005। ये एप्लीकेबल रहा टिल 2020, बट इसका कोई खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजर इमिटर्स, स्पेशली द यूएस, वाज नेवर पार्ट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि दे ऑलवेज डिफर्ड ऑन दिस आइडिया, दे ऑलवेज अपोज्ड दिस आइडिया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया यूएनएफसीसीसी में, उसके पीछे का आइडिया ये था कि डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल भी ज़्यादा हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए, और उनकी कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कर्व करने के लिए, इसीलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज अपोज्ड दिस आइडिया, दे नेवर अलाउड दिस क्योटो प्रोटोकॉल टू गेट इम्प्लीमेंटेड। इसी कारण से क्योटो प्रोटोकॉल का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। और फिर जब साल 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 हुई एट पेरिस, तो वहाँ पे फैसला किया गया कि जब क्योटो प्रोटोकॉल एक्सपायर होगा 2020 में, तो उसके बाद हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड नहीं करेंगे। हम लोग आगे एक नया मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को स्टेबलाइज करने के लिए। और वही फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 एट पेरिस में एक मॉन्यूमेंटल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको कहते हैं पेरिस क्लाइमेट डील, जहाँ पे एक नया प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया। इन प्लेस ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड न्यू प्रिंसिपल नोन एज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वाज फाइनलाइज्ड, कि एवरी मेंबर कंट्री विल मेक देयर ओन कमिटमेंट टुवर्ड्स कर्बिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, और वो खुद कमिटमेंट करेंगे और उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वॉलेंट्री टारगेट्स तय करेंगे, हर एक कंट्री अपने लेवल पे बताएं आप कि आप क्या कर सकते हैं। तो भारत ने अपना आईएनडीसी जो आइडेंटिफाई किया है, वो है 5 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जिनको कलेक्टिवली कहा गया है पंचामृत। जिसमें से कुछ एक ऐसे हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 50% तक होगा बाय 2030 ओवरऑल आवर एनर्जी प्रोडक्शन, या फिर इंडिया विल ट्राई टू बिकम नेट जीरो बाय 2070। तो भारत की आईएनडीसी है पंचामृत। तो पेरिस क्लाइमेट डील फाइनलाइज हुई 2015 में, बट ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हुए 2020 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 2020 में जाकर के क्योटो प्रोटोकॉल ऑफिशियली एक्सपायर हुआ। तो ये तो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए रिगार्डिंग यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी का हेड क्वार्टर जो है वो है बॉन, जर्मनी में। तो नियम कैसा है कि दुनिया के जो मेंबर कंट्रीज हैं यूएनएफसीसी के, वो एक बार कहीं ना कहीं मिलेंगे, जिसको कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और अगर कोई भी मेंबर कंट्री अपने देश में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कराने के लिए रेडी नहीं होता है, तो फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कराई जाएगी इन द हेड क्वार्टर ऑफ यूएनएफसीसीसी, दैट इज बॉन, जर्मनी। अब करंट डेवलपमेंट पे आते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 ऑफ यूएनएफसीसीसी वाज कंडक्टेड इन बाकू, अजरबैजान। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं जो अब इस साल के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो क्या क्या फैसले लिए गए हैं एट बाकू विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, वो जरा देखते हैं। अ न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल हैज बीन अडॉप्टेड। तो देखिए, साल 2009 में यूएनएफसीसीसी की एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, दैट वाज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15, दैट वाज हेल्ड इन कोपेनहेगन। वहां पे डेवलप्ड कंट्रीज को टारगेट दिया गया था कि आप हर साल $100 बिलियन फंड देंगे टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज या टू द डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अपने देशों में ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर पाए, ताकि वहां पे धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो। तो साल 2009 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 एट कोपेनहेगन, इट वाज डिसाइडेड कि फंड मोबिलाइजेशन करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज 2020 के बाद से $100 बिलियन एवरी ईयर। यहाँ पे गलती से $300 बिलियन लिखा है, मैं इसको 100 कर दूंगा इन द फाइनल पीडीएफ। तो दैट वाज द कमिटमेंट बाय डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा कि जी देखिए, हम लोग ये तो नहीं कर पाएंगे, क्योटो प्रोटोकॉल को तो नहीं फॉलो कर पाएंगे, कि हमें अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट डाउन करना होगा इन बाइंडिंग मैनर, इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो हम ये तो नहीं कर पाएंगे।
लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 में डेवलप कंट्रीज ने कहा कि हम कुछ फंड जरूर मोबिलाइज कर देंगे, $100 बिलियन एनुअली हम मोबिलाइज करेंगे टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज भी ग्रीन टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जीज को अडॉप्ट कर पाएं। वो बात अलग है कि 2020 के बाद भी डेवलप कंट्रीज ने $100 बिलियन का अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। बट ये जो बाकू अजरबैजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 होने वाली थी, यहाँ पे पहले से ही तय था कि ये जो क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंस की बात है, वेयर द फंड मोबिलाइजेशन विल बी डन बाय डेवलप्ड कंट्रीज टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज, उसमें अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। एक तो डेवलप्ड कंट्रीज $100 बिलियन का टारगेट भी ठीक से पूरा नहीं कर रहे हैं, बट दैट $100 बिलियन इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट। तो पहले से तय था कि इन बाकू द मेन एरिया ऑफ डिस्कशन वुड बी रिगार्डिंग क्लाइमेट फाइनेंस, और क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित एक नया एग्रीमेंट साइन हो गया है जिसको नाम दिया गया है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, जिसके अंतर्गत डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रॉमिस किया है कि दे विल मोबिलाइज 300 बिलियन एनुअली बाय 2035 टू असिस्ट डेवलपिंग नेशंस। अभी तो $100 बिलियन ही देते रहेंगे, बट 2035 के आगे से फिर वो 300 बिलियन एनुअली मोबिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू हेल्प द डेवलपिंग नेशंस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। तो अभी $100 बिलियन वाला ही कमिटमेंट है। 2035 के बाद से आज पर दिस न्यू गोल, जिसका नाम है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, 300 बिलियन विल बी मोबिलाइज्ड एनुअली 2035 ऑनवर्ड्स, ताकि डेवलपिंग कंट्री जो हैं वो अपने देश में ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर पाए। उसके अलावा एक प्रॉपर कार्बन मार्केट बनाया जाएगा। कार्बन मार्केट से संबंधित जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 चल रही थी, उस बीच में एक दिन जब कार्बन मार्केट से संबंधित फैसला हुआ था तो हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था, इसलिए यहाँ आज ब्रीफली बताऊंगा कि कार्बन मार्केट जिसमें कोई एक देश अगर जो भी उसको ग्रीन हाउस गैस इमिशन करने की परमिशन है एज पर इट्स INDC, उससे अगर कम इमिशन करता है तो उसको कुछ कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ एक देश दूसरे देशों में अगर कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट लगाता है, मान लीजिए सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाता है, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगाता है, तो जो टेक्नोलॉजी देने वाला कंट्री है जिसने दूसरे देश में ग्रीन टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट कराया है, उस देश को कुछ कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे, जिन कार्बन क्रेडिट्स को वो मार्केट में बेच सकता है और कुछ फंड रेज कर सकता है। तो यहाँ पे मैं ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लगभग एक वीक पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर कार्बन मार्केट डेवलप करने की बात की गई थी अंडर पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6.4। अब उस कार्बन मार्केट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए डील साइन हो गया है एट बाकू अजरबैजान इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29। डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन, तो लगभग 30 देशों ने जिसमें US, जर्मनी, UK, UAE ने मिल करके एक अलग से डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 विच एम्स एट रिड्यूसिंग मीथेन इमिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। मीथेन भी एक पोटेंट पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ दिस डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है, वो है बाकू वर्क प्लान। तो बाकू वर्क प्लान कहता है कि इंडिजीनस लोगों का ओपिनियन, पार्टिसिपेशन इन क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस को हम लोग आगे से प्रमोट करेंगे। हु आर इंडिजीनस पीपल? इंडिजीनस पीपल आर दोज people who are having distinct culture of their own and who live in a particular area and very much connected with the nature since ancient times। तो बेसिकली सरल भाषा में कहें कि अलग अलग देशों की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको वहाँ की इंडिजीनस पीपल कहते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी को पता होता है कि कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अप्रोच को हमें रखना है जीवन में, तो ट्राइबल कम्युनिटी मेंबर्स के ओपिनियन को आगे से हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उनका पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज करेंगे अंडर क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन। ये है की आइडिया ऑफ बाकू वर्क प्लान कि इट सपोर्ट एनहांसिंग इंडिजिनस पीपल पार्टिसिपेशन इन क्लाइमेट डायलॉग्स। लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, ये लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर ये UNFCCC के अंतर्गत अडॉप्ट किया गया था, जहां पे तय किया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था इन पेरिस एग्रीमेंट ओनली, जहां पे तय किया गया था कि विमेन का पार्टिसिपेशन क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम्स या क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में प्रमोट करेंगे, क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि विमेन आर मोर
अटैच टू नेचर। एंड क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस गैस इमिशन होने के कारण ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट वीमेन के ऊपर पड़ता है। एक बेसिक आइडिया है, इसको लेकर ये कोई सब्सटेंशियल फैक्ट नहीं हो सकता, बट ये एक मोटा मोटा आइडिया। तो इसी आइडिया से गाइडेड होकर के पेरिस एग्रीमेंट में तय किया गया था कि क्लाइमेट नेगोशिएशंस में वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे। उसके लिए एक प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया था, इसका नाम है लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर। अब लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर वाज अबाउट टू एक्सपायर इन 2024 दिसंबर। अब फैसला किया गया है कि इसको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। दिस डिसीजन वाज टेकन एट बाकू। उसके अलावा बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स, तो ये एक बाकू हार्मोनिया नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि फार्मर्स को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट किया जा सके अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये बाकू हार्मोनिया प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस डिस्कशन के बेसिस पे मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस डिस्कशन के बेसिस पे मेंस में प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। बिल्कुल इसी आइडिया पे मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया है कि रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर जो 29 हुई है एट बाकू, उसमें क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो जो डिस्कशन हमने किया उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस सेगमेंट। क्या होता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, समझते हैं। सबमरीन तो आप समझते हैं, अ नेवल शिप विच कैन मनूवर बीनीथ द ओशन सरफेस। जो पानी के अंदर बेसिकली नेवल शिप चल सकता है, अपने आप को मैनेज कर सकता है, उसको कहते हैं हम लोग सबमरीन, हिंदी में कहें तो पनडुब्बी। अब उन सबमरीन्स के ऊपर ऐसे मिसाइल्स भी लगाए जा सकते हैं। इन मिसाइल्स को कहा जाता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट में कहें तो SLBM। भारत ने सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए हैं जिनको कहा जाता है के फैमिली मिसाइल्स। जो के फैमिली मिसाइल्स नाम दिया गया उसमें द के वर्ड डिनोट्स आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। उनके नाम के आगे ये के फैमिली मिसाइल्स नाम दिए गए हैं। तो बेसिकली भारत के अंदर जो पनडुब्बियों से चलने वाले मिसाइल्स हैं, जिनके लिए टेक्निकल भाषा है पनडुब्बियों पे इंडक्ट होने वाले जो मिसाइल्स हैं, जिनके लिए टेक्निकल टर्म है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनका टेक्निकल नाम है के फैमिली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। उसमें अलग 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 तरीके के मिसाइल्स डेवलप किए जा रहे हैं। जो सबसे बेसिक मिसाइल है वो है K-15, जो ऑलरेडी बनाया जा चुका है और अरिहंत नाम के सबमरीन पे इंडक्ट भी किया जा चुका है। अरिहंत हमारे देश का, इंडियन नेवी का न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। तो देखो अरिहंत का फायदा देखो, ये न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड होता है और इसके ऊपर K-15 नाम का मिसाइल इंडक्टेड है जिसके ऊपर न्यूक्लियर वॉर हेड लगाया जा सकता है जो एनिमी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो इट इज न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर माउंटेड, न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है। ये न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर मिसाइल वाला सबमरीन है अरिहंत। तो न्यूक्लियर एनर्जी से चलता भी है और इसके ऊपर जो मिसाइल्स हैं वो न्यूक्लियर वॉर हेड को सपोर्ट करते हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अरिहंत। तो के फैमिली वाली जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें जो सबसे बेसिक है वो है K-15, जिसका रेंज लगभग 750 किलोमीटर के आसपास है। इसका कॉमन नाम सगारिका भी है। अब न्यूज ये आ रही है कि के फैमिली का जो दूसरा सबमरीन है, दूसरा जो मिसाइल है वो K-4, इसको भी सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। K-4 का रेंज ज़्यादा है, लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास है। उससे भी ज़्यादा रेंज होगा K-5 का, लगभग 5000 किलोमीटर का रेंज होगा। तो K-5 जब डेवलप हो जाएगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चलते हैं, राइट। फिर आगे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स रिवीजन में तो मैं कराऊंगा ही। न्यूज़ मैंने आपको बताया कि के फैमिली का जो दूसरा लेवल ऑफ मिसाइल है K-4, उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। K-4 का रेंज है लगभग 3500 किलोमीटर।
ये K4 को टेस्ट किया गया बाय इंडक्टिंग इट ओवर INS अरिघात। तो ये एक सबमरीन है INS अरिघात, ये भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जिसपे न्यूक्लियर वॉरहेड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K4 को टेस्ट किया गया। इट वाज टेस्टेड इन बे ऑफ बंगाल। अच्छा, ये जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड को भी सपोर्ट कर सकते हैं, इनका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जस्ट आप याद करने की कोशिश करो कि जब किसी भी देश के पास कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो लैंड से, एयर से या सी से कहीं से भी न्यूक्लियर अटैक कर पाए, तो फिर इस कैपेबिलिटी को कहा जाता है न्यूक्लियर ट्रायड, कि कहीं से भी अटैक कर सकते हो। न्यूक्लियर ट्रायड होने से क्या होता है कि उस देश की न्यूक्लियर डेटरेंस मजबूत हो जाती है। डेटरेंस, जहां पे डेटर का मतलब क्या होता है, वेयर यू प्रिवेंट अदर कंट्री फ्रॉम अटैकिंग यू। तो न्यूक्लियर डेटरेंस मजबूत होने का मतलब है कि जहां दूसरे देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने से घबराएंगे, तो न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट होने से दूसरे देशों के लिए डेटरेंस क्रिएट होता है टू अटैक ऑन इंडिया, कि वो अब भारत के ऊपर अटैक करने से घबराएंगे। कि लैंड से अटैक करेंगे, लैंड के ऊपर अटैक करेंगे तो इंडिया एयर से और सी से न्यूक्लियर अटैक काउंटर अटैक कर देगा। अगर सी में अटैक करेंगे तो इंडिया लैंड से और एयर से काउंटर अटैक कर देगा, लाइकवाइज। तो बेसिकली भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो आपको पता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो हम पहले अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से। लेकिन मान लीजिए कि सिर्फ एक जगह हमने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं लैंड के ऊपर, और एनिमी ने वहीं पे अटैक कर दिया, तब तो हम ना पहले यूज करिए और ना बाद में यूज कर पाएंगे, क्योंकि एनिमी ने वहीं अटैक कर दिया। तो एनिमी को डेटर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम अटैकिंग अस, इट इज इंपॉर्टेंट कि वी क्रिएट न्यूक्लियर ट्रायड वेयर वी शुड हैव एबिलिटी टू डिलीवर न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी। और ये जो K4 मिसाइल अभी हमने डेवलप कर लिया है, इट विल स्ट्रेंथन आवर न्यूक्लियर ट्रायड, इट विल स्ट्रेंथन आवर एबिलिटी टू अटैक फ्रॉम सी, न्यूक्लियर अटैक फ्रॉम सी। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लोवेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन लास्ट 7 क्वार्टर्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो छोटा सा न्यूज है, बट ये जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, इसके बेसिस पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ट्रेंड रिलेटेड प्रीलिम्स में प्रश्न अक्सर पूछ लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी हैज बीन ग्रोइंग स्टीडली या डिक्लाइनिंग स्टीडली फॉर लास्ट 1 ईयर या समथिंग लाइक दैट। तो सी दिस, भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट पिछले 2-3 सालों में कैसा रहा है। ये जो बहुत हाई ग्रोथ रेट्स आप देख रहे हैं, इसके पीछे बेस इफेक्ट कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ठीक है, तो सितंबर 2020 में, 2021 में हाई ग्रोथ रेट रहेगा ही, क्योंकि 2020 में ग्रोथ रेट काफ़ी कम था, होगा क्योंकि वो कोविड वाला साल था, लाइकवाइज, राइट। वैसे ही फिर 2021 में सेकेंड वेव आया था, तो उस कारण से ग्रोथ रेट नीचे गया था। तो 2022 के इस सेकेंड क्वार्टर में ग्रोथ रेट ऊपर जाएगा ही जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर में, आई एम सो सॉरी। तो इस तरीके से बेस इफेक्ट के कारण ये ऊंचे ऊंचे पिलर्स दिख रहे हैं आपको। करंट न्यूज़ ये है कि ये जो सेकेंड क्वार्टर है ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25, विच स्पैंड फ्रॉम इट विल बी जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट, दैट वुड बी द सेकेंड क्वार्टर, क्योंकि पहला क्वार्टर होगा अप्रैल, मई, जून। तो सेकेंड क्वार्टर का ग्रोथ रेट जो है, इट हैज़ बीन ओनली 5.4%, विच इज लोवेस्ट इन लास्ट 7 क्वार्टर्स, पिछले 7 क्वार्टर में लोवेस्ट है। तो इस डिक्लाइन के पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा है एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में स्लंप। अब जो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो हमारा लक्ष्य है, एस्टिमेटेड टारगेट है कि ग्रोथ रेट विल बी क्लोज टू 7.2%, उसको अचीव कर पाना काफ़ी कठिन लग रहा है। अगर इसको अचीव करना है तो अब हमें बचे हुए जो 2 क्वार्टर हैं उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाना होगा। अब ये ट्रेंड देख लीजिए, उस ट्रेंड के बेसिस पे मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है। Attempt this question and submit the answer in the comment section. The next article is about International Day for Elimination of Violence Against Women. Important from prelims point of view, कहीं ऐसे पासिंग रेफरेंस में ऐसे अगर विमेन के ऊपर ऐसे आता है, या जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में कहीं विमेन के ऊपर टॉपिक है, तो लिख सकते हैं आप। तो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 25 नवंबर। तो
This year, 2024, marks 31st International Day of Elimination of Violence Against Women, क्योंकि 1993 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया 25 नवंबर को आज इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो इस कारण से इस साल हम लोग 31st इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस साल का थीम है एवरी 10 मिनट्स अ वुमन इज किल्ड, हैशटैग नो एक्सक्यूज, यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने 1993 में फैसला किया कि 25 नवंबर को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे आज इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बट ये 25 नवंबर का सिग्निफिकेंस ये है कि ऑन दिस डेट ओनली 3 सिस्टर्स, मीराबाल सिस्टर्स, ये इनका सरनेम है, तो 3 मीराबाल सिस्टर्स were brutally assassinated in 1960 in Dominican Republic. They were political activists and they were protesting against a dictator of Dominican Republic and they were brutally assassinated. तो इन्हीं की याद में फिर इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व किया जाता है सिंस 1993। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ओपीसीडब्ल्यू, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन। ओपीसीडब्ल्यू का हेग अवार्ड से संबंधित ये न्यूज है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन सबसे पहले समझते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ओपीसीडब्ल्यू के बारे में। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का जैसे कि नाम ही से आपको काम समझ आना चाहिए कि इसका काम है दुनिया भर में केमिकल वेपन्स के राइज को रोकना। तो केमिकल वेपन्स के राइज को प्रोहिबिट करने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। केमिकल वेपन कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है ओपीसीडब्ल्यू की, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका हेडक्वार्टर है इन हेग, नीदरलैंड। ओपीसीडब्ल्यू को इसके क्रेडिबल वर्क के कारण नोबेल पीस प्राइज दिया गया इन द ईयर 2013। तो ओपीसीडब्ल्यू का काम है केमिकल वेपन कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कराना। क्या है केमिकल वेपन कन्वेंशन, वो भी जरा देखते हैं। दिस इज ए मल्टीलैटरल ट्रीटी, यानी कि कई सारे देशों ने मिलकर के, इनफैक्ट 193 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव साइंड दिस केमिकल वेपन कन्वेंशन, जिन्होंने मिल करके केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंतर्गत फैसला किया है कि केमिकल वेपन्स को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। और इस कारण से ऑल दोज मेंबर कंट्रीज हु आर सिग्नेटरी ऑफ दिस केमिकल वेपन कन्वेंशन, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर उनके पास कोई केमिकल वेपन है तो वो केमिकल वेपन कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट में उसका इंफॉर्मेशन दें। तो फिर से मैं बता दूं, केमिकल वेपन कन्वेंशन एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो मेनली जिसका लक्ष्य है कि केमिकल वेपन्स प्रोहिबिशन किया जाए, और उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है ओपीसीडब्ल्यू। ओपीसीडब्ल्यू हर साल एक अवार्ड देता है जिसका नाम है द हेग अवार्ड। इस साल ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि इस साल का जो द हेग अवार्ड है ओपीसीडब्ल्यू का, वो दिया गया है इंडियन केमिकल काउंसिल को। इंडियन केमिकल काउंसिल इज अ बॉडी of India which represents chemical industries of India which was established in 1938। तो इस साल ये OPCW हेग अवार्ड इज इंपॉर्टेंट। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऑर्गेनिक स्टेट से संबंधित जो हमने आपको प्रश्न दिया था, इसमें सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये उल्टा किया हुआ है बस। ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट प्रमोट, इट अवॉइड्स यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर। बाकी फर्स्ट और थर्ड तो सही है। सीपीसीबी से संबंधित तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। बी सेल एंड टी सेल, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर इज काजीरंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।